अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुज़म्मिल अवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हार्ट टॉक। मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम जो व्यूअर्स हैं वो खैरियत से होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आज मैं कुछ अहम बातें डिस्कस करने जा रहा हूँ। कल वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो यूट्यूबर से और डिजिटल मीडिया के सार्फिन से कल उनकी मुलाकात हुई। उसके अंदर कल कुछ वज़ीर आज़म साहब ने कुछ अहम सवालात के जवाब दिए और मैं समझता हूँ कि जो अहम सवालात हैं आज मैं उसके जवाब आपको बताता हूँ कि कल वज़ीर आज़म साहब ने जो जवाब दिए हैं, कल जो उन्होंने एड्रेस किया जिसको लाइव चलाया जा रहा था, लाइव ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था, उसके अंदर बहुत अहम बातें की और वज़ीर आज़म साहब का ये जो है इसको ख़ताब नहीं कहा जा सकता, इसको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा जा सकता है। ये एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें वज़ीर आज़म साहब ने बहुत अहम बातें भी की और बहुत सी ऐसी बातें भी की जिसके ऊपर हम उसको जो है वो क्रिटिसिज्म की जद में भी जो है उसके ऊपर बात कर सकते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने कुछ मैंने जो अहम सवाल तैयार किए हैं, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैंने 10 जो हैं अहम बुनियादी नुक्ते जो हैं आज उसके ऊपर बात करनी है आप सबसे। और उसमें जो है उन 10 अहम बुनियादी नुक्तों में अगर कोई मेरी बात से इख्तलाफ करता है, मेरी बात से जो है इत्तफाक़ करता है, वो उसका अपना पर्सनल ओपिनियन है, वो कर सकता है। मगर जो मैं समझता हूँ जिस तरह मैंने जवाब देना है, जिस तरह मेरा अपना जो है वो आंसर होगा, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा, वो मैं अपने मुताबिक बात करूँगा। कल वज़ीर आज़म साहब ने सबसे पहले बात की कि जी 4 हलके जो इमरान खान साहब जब 2013 के इलेक्शन में इमरान खान साहब ने बात की कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है जिसको हुकूमत मिली है, ये इलेक्शन जो हुआ था ये धांधली ज़दा था, जिसको इमरान खान साहब ने धांधली ज़दा इलेक्शन करार दिया 2013 के आम इंतखाबात को। अब ये जो 2013 के आम इंतखाबात थे, इसके अंदर इमरान खान साहब ने एक मामला उठाया कि जी जो 4 हलके हैं, जिन 4 हलकों में इमरान खान साहब ने कहा था कि जी हमने इस वजह से 126 दिन का धरना दिया इस्लामाबाद में बैठे, उन 4 हलकों में इमरान खान साहब ने कहा कि जी धांधली साबित हो गई है। पहली बात कि इमरान खान साहब ने बिल्कुल गलत बात की। उन 4 हलकों में, जिन 4 हलकों का इन्होंने जिक्र किया, उन 4 हलकों को छोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे इलेक्शन के सिस्टम को अदालत के सामने चैलेंज किया। एक अदालती कमीशन बना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में एक अदालती कमीशन बना। चीफ जस्टिस, उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे जस्टिस नासिरुल मुल्क साहब, उन्होंने एक फ़ैसला दिया कि 2013 के आम इंतखाबात के अंदर धांधली साबित नहीं हुई, इंतखाबी बेज़ादगियाँ जो हैं वो साबित हुई। उसके अंदर पता चला कि कुछ ऐसे हलके जहाँ पर जो है वो इंतखाबी बेज़ादगियाँ देखने को मिली, कहीं पे इलेक्शन डिले हो रहा था, कहीं पे आरटीएस सिस्टम बैठ गया, कहीं पे जो है इलेक्शन के सिस्टम को सही से मॉनिटर नहीं किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। तो वज़ीर आज़म साहब का ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये तो मेरे ख्याल से बिल्कुल जो है इसमें कोई सदाकत नहीं है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। अगर 4 हलकों का मामला वज़ीर आज़म साहब ने जो है वो चैलेंज करना होता तो वो पूरे इलेक्शन के सिस्टम को चैलेंज ना करते। 2013 के आम इंतखाबात में उन्होंने पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन सिस्टम को रिग्ड कहा। उसके बाद वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जी पूरा इलेक्शन जो था वो फिक्स था, ठीक है। अब ये 4 हलकों की बात भी की गई है। अब हम किस तरह इस बात को तस्लीम कर लें कि वज़ीर आज़म साहब जो पूरे इलेक्शन के सिस्टम को एक जगह पे रिग्ड कहते हैं, वो कहते हैं कि जी मैं तो 4 हलकों के लिए जो है वो बाहर निकला था। जब उन 4 हलकों की हम बात करते हैं तो उनमें भी कोई धांधली साबित नहीं होती। उन 4 हलकों में आप देख लें कि जी अयाज सादिक साहब जो हैं वो इलेक्शन जिस हलके से लड़ते हैं उस हलके से वो जो है वो जीत जाती हैं। उसके बाद दूसरे मामले की तरफ आते हैं कि जी हज़ारा कबीले के ऊपर जो वज़ीर आज़म साहब ने बात की कि हज़ारा कबीले के ऊपर जो हमला हुआ, जो सानिया मच के लवाहिकीन बैठे हुए थे, जो वज़ीर आज़म साहब के इंतज़ार में बैठे थे, वज़ीर आज़म साहब का कहना था कि जी ये दाइश करवा रही है। अब वज़ीर आज़म साहब की ये जो बात है ये बिल्कुल ठीक है कि दाइश के जो एलिमेंट्स हैं वो पाकिस्तान में तो बिल्कुल मौजूद हैं, मगर हम किसी भी सूरत जो है भारत के जो है वो दहशत गर्दी के एलिमेंट को हम किसी सूरत जो है नहीं जुटला सकते, क्योंकि भारत भी पाकिस्तान में उतनी ही दहशत गर्दी में इन्वॉल्व है जितनी दहशत गर्दी हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में तालिबानाइजेशन ने खड़ी की, जितनी जो है वो दाइश ने खड़ी की। उसके बाद जो हमारी जहादी तंजीमें थीं, जो कलदम तंजीमें थीं, उन्होंने भी पाकिस्तान में दहशत गर्दी को जो है वो प्रमोट किया। तो वज़ीर आज़म साहब की ये बात कि इसमें दाइश का रोल है, ये तो एक जगह एक लिहाज से तो ये बिल्कुल ठीक है। जहाँ पे वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि जी 35 से 40 जो लोग हैं जो मतलूबा दहशत गर्द हैं,
उसके बाद वज़ीर आज़म साहब जब ये बात करते हैं तो वो जो 35 से 40 लोग हैं उसको पकड़ना रियासत की ज़िम्मेदारी है, स्टेट की ज़िम्मेदारी है, हमारे इदारे बने हुए हैं, हमारे इदारे गिरफ़्तार कर सकते हैं। तो फिर ये जो नाकामी है इसका मुंह बोलता सबूत हम क्यों देखते हैं। लेकिन ना जब हमारे यहाँ पे दहशतगर्दी है, टेररिज्म है, टेररिज्म के अंदर जो है इजाफा हो रहा है, दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, बलूचिस्तान के अंदर जो है हालात कशीदा हो रहे हैं। तो बलूचिस्तान के अंदर जो हज़ारा कबीले को टारगेट किया गया ये तो बहुत पहले से किया जा रहा है। ये तो जब राजा परवेज़ अशरफ साहब वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान के, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो उस वक्त भी हज़ारा कबीले को टारगेट किया गया, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा जी, हज़ारा कबीले के बाद हम आ जाते हैं कि जी बलूचिस्तान के ऊपर जब उन्होंने बात की, बलूचिस्तान एक पसमानदा सूबा है, वज़ीर आज़म साहब कहते हैं ये पसमानदा सूबे के जो है अंदर इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनके जो इत्तेहादी हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो सरबराह भी हैं खैर से जाम कमाल साहब, वो इस वक्त वज़ीर आला हैं। और बलूचिस्तान पसमानदा सूबा कैसे है कि जी वहाँ के जो सरदार कबीले के लोग हैं, वज़ीर आज़म साहब का कहना है कि जी उन्होंने हमेशा सरदारी के ज़रिए बलूचिस्तान पे कब्ज़ा किया। ये बात करते शायद वज़ीर आज़म साहब को सोचना चाहिए कि जिस सरदार कबीले की वो बात कर रहे हैं उस सरदार कबीले के अंदर तो उनके अपने जो जमात के सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब हैं, वो भी उस जमात के जो हैं वो अहम लीडर हैं तहरीक इंसाफ के, और वो इस वक्त बलूचिस्तान असम्बली में तहरीक इंसाफ के ही जो हैं टिकट के ऊपर इलेक्ट होकर बैठे हुए हैं। वो इस वक्त उनकी जो बलूचिस्तान की प्रोविंशियल कैबिनेट है उसका भी हिस्सा है। अब ये जो सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब हैं, अगर आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये है कि जी ये मुशर्रफ के दौर में भी वज़ीर रहे, ये बड़े अहम ओहदों के ऊपर तैनात रहे। बलूचिस्तान के अंदर जो है सरदार कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले जो हुकूमत के अब के जो इत्तेहादी बैठे हुए हैं, अगर वज़ीर आज़म साहब उनको एड्रेस करके उनको जो है वो उनको टारगेट करके अगर वज़ीर आज़म साहब ये बात करते तो शायद ये बात समझ आती कि वज़ीर आज़म साहब बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी बलूचिस्तान पसमानदा सूबा है, बलूचिस्तान की पसमानदगी दूर नहीं हुई, सरदारों ने, जागीरदारों ने, वडेरों ने बलूचिस्तान के ऊपर कब्ज़ा किया और बलूचिस्तान के ऊपर कब्ज़ा करने के बाद उन्होंने अपनी सल्तनत कायम की। अगर ये बात है तो भाई पहले आप देखें कि मुशर्रफ साहब के दौर में साबिक सदर जो हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब, उनके दौर में बलूचिस्तान के अंदर क्या हालात थे, टेररिज्म कैसे जो है वो उसको फ़रोग़ दिया गया। जो बहुत बड़े लीडर थे, पाकिस्तान के कौमी लीडर थे, बलूचिस्तान के अहम कौमी रहनुमा थे, नवाब अकबर बुगटी साहब जो वज़ीर आला भी रहे, बलूचिस्तान के गवर्नर भी रहे, क्या उनको जो है वो दहशतगर्दी की आड़ में क्या उनको शहीद नहीं किया गया? क्या हमारे हज़ारा बरादरी के साथ जो हमारे जितने भी हमारे पाकिस्तानी या मासूम लोग हैं क्या उनको शहीद नहीं किया गया? हमारे बहुत से रहनुमाओं को जो है टारगेट किलिंग के ज़रिए शहीद कर दिया गया। तो इसमें बलूचिस्तान जो पसमानदा सूबा है इसमें वज़ीर आज़म साहब आपके लिए एक आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि प्लीज़ बलूचिस्तान की पसमानदगी दूर करने के लिए आप भी अपना कलीदी किरदार अदा करें। इतना ही इफ़ेक्टिव रोल आपको प्ले करना पड़ेगा जितना बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। तो इसमें भी वज़ीर आज़म साहब ने बहुत अच्छी बात की कि जी बलूचिस्तान पसमानदा सूबा है, एक लिहाज से देखें तालीम के निज़ाम को देखें वो अपग्रेड नहीं हो सका। हमारा जो तालीमी निज़ाम है बलूचिस्तान के अंदर हम उसको देख लेते हैं, हॉस्पिटल्स के जो है निज़ाम को देख लेते हैं, तो उसको हम बलूचिस्तान को हमेशा, मैं भी इस बात को तस्लीम करता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट आई है उसने हमेशा बलूचिस्तान को खुड्डे लाइन लगाया। खुड्डे लाइन से मुराद ये कि इग्नोर किया है, उसको नज़रअंदाज किया है। तो ये वज़ीर आज़म साहब की भी बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि वो बलूचिस्तान की पसमानदगी दूर करने के लिए अपना किरदार अदा करें और बलूचिस्तान के लिए तरक्याती पैकेज का ऐलान करें ताकि जो उनको तरक्याती फ़ंड्स हैं उसके हसूल में कोई मुश्किलात दरपेश ना हो। अच्छा जी, जाम कमाल साहब की वज़ीर आज़म साहब ने तारीफ़ की। जाम कमाल साहब जो हैं पिछली हुकूमत में, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में, जो 2013 का जो नून लीग का टेन्योर था उसके अंदर वो वफाकी वज़ीर मुमलिकत थे बराए पेट्रोलियम के, उनको स्टेट मिनिस्टर बनाया गया था पेट्रोलियम डिवीज़न का। अब ये जो जाम कमाल साहब हैं ये 2018 के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी बनते हैं, कोalition में आते हैं, इत्तेहाद में आते हैं और बलूचिस्तान के अंदर वज़ीर आला बलूचिस्तान का मनसब संभालते हैं। जाम कमाल साहब की तारीफ़ करने का जो है वो वैसे कोई जवाब तो नहीं बनता था वज़ीर आज़म साहब का, क्योंकि जाम कमाल साहब ने कोई इतने अच्छे काम तो नहीं किए। हाँ, अगर जाम कमाल साहब की तारीफ़ करनी थी तो ज़रूर की जाती कि जब हज़ारा बरादरी के ऊपर हमला हुआ तो जाम कमाल साहब जो है माशाल्लाह सैर सपाटे करने बैरून मुल्क तशरीफ़ ले गए। उससे पहले वो चले गए। जब वो आए तो उन्होंने बात की कि जी मुझे तो अब पता लगा कि हज़ारा बरादरी के ऊपर हमला हुआ है,
ये जो कुछ दिन पहले सानिया मच के मुतासरीन जो हैं लवाहिकीन, उनके जो लवाहिकीन हैं वो जो धरना दे रहे थे, अगर इतनी अच्छी कारकर्दगी है जाम कमाल साहब की, तो यहाँ से उनकी परफॉर्मेंस को जज किया जा सकता है कि उनके होते हुए भी यहाँ पर कोई तहकीकाती कमेटी नहीं बनी, कोई जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम नहीं बनी, कोई उसकी रिपोर्ट जो है वज़ीर आला हाउस को अरसाल नहीं हुई। उसके बाद आप अंदाज़ा लगाएं कि वफाक की नेगलिजेंस, वफाकी हुकूमत की नेगलिजेंस, कि जो वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब की तारीफ़ कर रहे हैं, वो तारीफ़ करने की बजाय आज उनको क्रिटिसाइज़ करते कि एक सूबे के अंदर इतना बड़ा वाक़या पेश आ जाता है, हज़ारा बरदरी को टारगेट किया जाता है, उनके बंदों को जो है वो उनके हज़ारा बरदरी के जो लोग हैं उनको शहीद कर दिया जाता है, उनके ऊपर टारगेट किलिंग की जाती है और वज़ीर आला बलूचिस्तान की तारीफ़ें हो रही हैं। बहुत अफसोस हुआ इसमें। तो वज़ीर आज़म साहब जो हैं वैसे उनको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, उनके ऊपर तनकीद करनी चाहिए कि इसमें तारीफ़ वाली तो वैसे कोई बात नहीं थी। अच्छा जी, अगला पॉइंट जी, NRO की बाज़गश्त। NRO की बाज़गश्त मैंने बोला है, वज़ीर आज़म साहब तो वैसे NRO बोलते हैं कि जी NRO वो नहीं देंगे, ना नून लीग को देंगे, ना पीपल्स पार्टी को देंगे। वैसे वज़ीर आज़म साहब जो हैं, वैसे इस बात में मुझे एक दफ़ा बड़ी हंसी आई वज़ीर आज़म साहब की, मैंने जब ये बात सुनी कि जी मैं इनको NRO नहीं दूंगा, नून लीग को भी नहीं NRO दूंगा और पीपल्स पार्टी को भी NRO नहीं दूंगा। अब वज़ीर आज़म साहब, आपकी कोई आइनी और कानूनी हैसियत नहीं है NRO देने की, और आपके पास कोई इख्तियार नहीं है। हकीकत तो ये है। हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि जी आप इनको NRO नहीं देंगे, NRO से मुराद वो ये कहते हैं कि जी इनके करप्शन केसेस जो हैं उनको मैं ख़त्म नहीं करूँगा, वो चलते जाएंगे, वो अदालतों में भी चलेंगे, इनको NRO नहीं मिलेगा, इनके केसेस अदालतें जो हैं इसका फ़ैसला सुनाएंगी। तो फिर तो बात ही ख़त्म हो जाती है। जब अदालतों ने इन केसेस का फ़ैसला सुनाना है तो फिर वज़ीर आज़म साहब कौन होते हैं NRO की बात करने वाले? वज़ीर आज़म साहब के पास तो कोई जो है इख्तियार नहीं है NRO का। अच्छा, जो NRO की बात करती हैं कि जी परवेज़ मुशर्रफ साहब ने NRO दिया था नून लीग को और मुस्लिम लीग नून को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। वो एक डिक्टेटर थे और इमरान खान साहब जो हैं वो सिविलियन है। तो सिविलियन में और डिक्टेटर में तो फ़र्क होता है। सिविलियन जो है वो तो गवर्नमेंट में बैठा हुआ है, डिक्टेटर जो है वो तो मुल्क की सरहदों की हिफाजत करता है। तो हम ये बात तो नहीं कर सकते। अब वज़ीर आज़म साहब जो NRO की बात कर रहे हैं, वो लोग सोच रहे होंगे कि जी इनके पास कौन सा इख्तियार है, ये NRO दे सकते हैं। तो वज़ीर आज़म साहब को अपने इस फैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए। ऐसे ही इर्रेलेवेंट स्टेटमेंट्स नहीं जारी करने चाहिए कि आप इनको NRO नहीं देंगे। और भाई, आपके पास इख्तियार होगा तो आप NRO देंगे ना। जनाब मोहतरम वज़ीर आज़म इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब, आपके पास इख्तियार ही कौन सा है कि आप इनको NRO दें? इनके केसेस तो अदालतों में चल रहे हैं। नून लीग को अदालत ने जो है वो सज़ा देनी है, नून लीग को अदालत ने रिलीफ देना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अदालत ने सज़ा देनी है, उनको रिलीफ अदालत से मिलना है। तो हमें तो इन अदालतों पर भरोसा है भाई। हम तज्ज़ियाकारों को, हम जितने भी लोग हैं, हम जो इसके ऊपर जो हम आज डिबेट करें, हमें तो अपने अदालत के सिस्टम के ऊपर भरोसा है। तो अदालत का जो फैसला आएगा हम उसको कबूल करेंगे। इसको NRO का नाम ना दें और इसके ऊपर जो है इर्रेलेवेंट स्टेटमेंट्स जो हैं वो जारी नहीं करने चाहिए। वज़ीर आज़म साहब को ये चीज़ें जो हैं वो मद्देनज़र रखनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि जी जो वज़ीर आज़म साहब मुलाकात कर रहे थे डिजिटल मीडिया और यूट्यूबर्स के जो सार्फिन हैं उनसे, उसमें कुछ एंकर पर्सन्स जो हैं वो भी बैठे हुए थे, कुछ बड़े सीनियर लोग भी बैठे हुए थे मीडिया के, जिनका मैं अब नाम नहीं लेना चाहता। उनके सामने वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि ये पहली असेंबली है जो डीज़ल के बगैर चल रही है। अब आप सबको पता है कि जी डीज़ल किसको वो कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब को। अब वो जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, उनका मेरे दिल में भी बहुत एहतराम है। मैं वैसे भी बहुत उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे लिए बहुत ऑनरेबल हैं, बहुत मोअज़्ज़ज़ हैं मेरे लिए। और मौलाना फजलुर रहमान साहब एक बहुत जो है वो कॉम्पिटेंट आदमी है, आलिम दीन है, उनके ऊपर लोग भरोसा करते हैं, एक बहुत बड़ी जमात के वो सरबराह भी हैं। अब वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि जी ये अपोजिशन करप्ट है, वो तो एक अलग डिबेट है। वो फजलुर रहमान साहब को डीज़ल कहते हैं और कहते हैं कि जी ये पहली असेंबली है जो डीज़ल के परमिट पे नहीं बिकी। पहली बात कि वज़ीर आज़म साहब इतने सीनियर ओहदे के ऊपर, इतनी जो है सीजनेबल पोस्ट के ऊपर जो है वो इस टाइम बैठ के पूरे मुल्क को जो है वो उसके पूरे मुल्क के वो वज़ीर आज़म हैं, पूरे मुल्क के वो चीफ़ एग्जेक्टिव हैं, और जब वो इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे तो मेरे ख़्याल में वो अपने ओहदे के साथ गद्दारी करेंगे। वज़ीर आज़म साहब को अपने अल्फाज के चुनाव में जो है वो शाइस्तगी लाना होगी। वज़ीर आज़म साहब को चाहिए कि अपने अल्फाज के चुनाव के अंदर नरमी लाएँ। ये कोई तरीका नहीं है कि आप किसी को उठ के आज डीज़ल कह दें, आज उसको आप शहबाज शरीफ कह दें, आज नवाज शरीफ साहब को आप कह दें कि जी करप्ट थे, इनके बच्चे चोर हैं।
देखें, हमने पाकिस्तान की जो सियासत है ना उसको इस कदर गलीज़ बना दिया। मैंने उस दिन भी बात की थी कि हम लोग अखलाकियात की तमाम हदें पार कर चुके हैं। हमें अगर कोई गाली भी देता है ना तो हम कहते हैं कि यार हमने उसका जवाब, गाली का जवाब गाली से ही देना है। हमें आज अपने रवैयों को, अपने किरदार को सामने रख के आज हमें इस बात का फ़ैसला करना चाहिए कि हम बतौर मुसलमान, बतौर शहरी, हम किस कदर जो है वो हम लोग किस कदर गुनहगार हैं। हम लोगों के अपने जो दीन है, हमारे जो अपने ईमान है, उसके अंदर किस कदर फॉल्ट है। हमें इन चीज़ों को सामने रखना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म साहब जो फजलुर रहमान साहब के बारे में बात कर रहे हैं, वो अगर सियासी लिहाज से करें तो वो समझ भी आती है। वो अगर एक सियासी हरीफ के तौर पर बात करेंगे, उनको जो है उनकी ज़ात को निशाना बनाएंगे, उनकी ज़ात के ऊपर ब्लेम करेंगे, तो ये जो लोग हैं इसको सीरियस नहीं लेंगे। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब को चाहिए कि इस बात के ऊपर इस कदर वावेला ना करें, इसके ऊपर इस कदर हाइप क्रिएट ना करें कि कल को ये चीज़ें उनके उल्टे गले में पड़ जाएं और उनके लिए मसाइल का जो है वो मसाइल का अंबार बन जाए। तो अब हम बात करते हैं कि जी पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के बारे में। पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है उसके बारे में इमरान खान साहब ने बात की कि जी 35 साल से जो है वो यही ब्यूरोक्रेसी चल रही है। मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब के अंदर इक़्तिदार में रही और वो 35 साल से वही जो लोग हैं वही ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए हैं। तो अब तो जो ब्यूरोक्रेसी है उसके अंदर जो है हम लोग बड़ी चेंजिंग ले आएंगे। अच्छा जी, ये जो ब्यूरोक्रेसी है इसको चेंज करना आपकी ज़िम्मेदारी है। इसके अंदर आप जो है वो चेंजिंग्स लाएँ, इसके अंदर आप इस्लाहात लाएँ। और पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है उसके लिहाज से वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तारीफ़ की और पंजाब गवर्नमेंट की। तो मैं एक बात कह दूं कि ये पहली पंजाब की ब्यूरोक्रेसी है जिसकी तारीफ़ की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है बार बार आईजी तब्दील होते हैं, फिर उसके बाद जो है वो सीसीपीओ लाहौर तब्दील होते हैं। पुलिस के अंदर जो बड़ी जो हमारी सीनियर पोस्ट है उसके ऊपर बड़े बड़े लोग अपॉइंट होते हैं और वो बड़ा सिफारशी कल्चर अभी माशाल्लाह थाना कचहरियों में चल रहा है। तो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर अगर देखा जाए तो वज़ीर-ए-आज़म साहब को इस बारे में मोहतात गुफ्तगू करनी चाहिए कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी मेरे लिहाज से, मेरे अपने ज़ाती लिहाज से, मुझे जो लगता है उसके अंदर अभी चेंजिंग लाना होगी। और पंजाब की ब्यूरोक्रेसी अगर ठीक करनी है तो वज़ीर-ए-आज़म साहब को फिर बड़े जो है वो एक इनिशियल किस्म का जो है वो स्टेप उठाना पड़ेगा उस्मान बुज़दार साहब को बिठा के। और उसके बाद पंजाब की जो कैबिनेट है उसकी जो रिपोर्ट है वो वज़ीर-ए-आज़म साहब को इरसाल की जाए। पंजाब के जो मिनिस्टर्स हैं हमारे, उनकी क्या कारकर्दगी है उस लिहाज से देखा जाए। फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब की जो ये बात है, फिर हम इसको किसी हद तक जो है वो ठीक कह सकते हैं, दुरुस्त कह सकते हैं। अच्छा जी, इमरान खान साहब कहते हैं कि जी अपोजिशन कहती है कि जी फ़ौज को कहती है कि हुकूमत को गिरा दो। अब ये बात जो है ये मेरी समझ से तो बिल्कुल बालातर है कि अगर अपोजिशन ने फ़ौज को ही कह के हुकूमत को गिरवाना है आपकी, तो फिर अपोजिशन ये क्यों नहीं कह देती फ़ौज को कि जी नए इंतखाबात करवा दो। पहली बात कि फ़ौज तो हमारी बिल्कुल न्यूट्रल है, उसके ऊपर तो इल्ज़ाम ना लगाएं। अगर इमरान खान साहब ये बात कर रहे हैं कि अपोजिशन चाहती है कि जी फ़ौज जो है वो हुकूमत को गिरा दे, और अपोजिशन का जो है ये फ़ैसला इसको तस्लीम कर लिया जाए, तो पहली बात कि सेनेट के इंतखाबात भी होने जा रहे हैं, ज़िमनी इंतखाबात भी होने जा रहे हैं। इसमें कोई रोल ना तो फ़ौज का है ना ही अपोजिशन का है। तो फिर सारा कुछ जब ठीक है तो फिर आप ये इल्ज़ामात क्यों लगा रहे हैं। फिर दूसरी बात कि इमरान खान साहब का ये कहना कि जी मेरी अगर हुकूमत जो है, अगर उसको फ़ौज को ये कहते हैं कि अपोजिशन वाले कि मेरी हुकूमत जो है वो फ़ौज गिरा दे, तो भाई फ़ौज एक न्यूट्रल रोल प्ले कर रही है। इस टाइम हमारी सरहदों के ऊपर फ़ौज जो है वो एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है, हमारी मुहाफ़िज़ है। तो मैं समझता हूँ कि ये इल्ज़ामात वज़ीर-ए-आज़म साहब को नहीं लगाने चाहिए। फ़ौज एक न्यूट्रल इदारा है, फ़ौज को सियासत में ना लाएं। फ़ौज का हम बहुत जो है एहतराम करते हैं, कदर की निगाह से देखते हैं। जब वज़ीर-ए-आज़म साहब ये बात कर रहे हैं तो उसका मतलब वो फ़ौज को ख़ुद मेलाइन करना चाहते हैं। वो ख़ुद फ़ौज के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि फ़ौज आए, टेक ओवर करे और अपोजिशन की डिमांड्स पूरी हो जाएँ। तो ये बातें ना करें। मैं जो है उम्मीद करता हूँ वज़ीर-ए-आज़म साहब से कि उन्होंने जो बातें की हैं उसके अंदर वो ज़रूर जो है उसको रिव्यू के तौर पे देखेंगे। जो उन्होंने जवाबात दिए उसको रिव्यू के तौर पे देखेंगे, और जो उनके अंदर गलतियां हैं, कोताहियां हैं, जो उनके लिहाज से जो उन्होंने बातें की हैं, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल अपने आप अंदर जो है वो एक चेंज लाएंगे। अगर वो नहीं लाएंगे तो उनको चाहिए कि वो अपने अंदर एक चेंज लाएं, अपोजिशन के साथ बैठें, उनके साथ बैठ के बात करें। और ये जितने भी सवालात जो आज मैंने ये पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, इसको डिस्कस करने का मकसद ये था कि किसी भी तरह जो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो आवाम तक पहुंचा सकूं
और उसके ऊपर जो है मैं आवाम को अपने जो है वो एक बेहतर तरीके से जवाब दे सकूं। तो तमाम जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितने भी लोग मुझे इस टाइम देख रहे हैं, मैं सबसे उम्मीद करता हूं कि ये दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे।